हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई थिंक आप लोग बिल्कुल फिट होंगे। आज हम लोग कुमार मित्तल की बुक से पहले ऑप्शनल सॉल्व करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स पर चलेंगे। तो पहले आपको ये बता दूं कि कुमार मित्तल की बुक से जो आज हम ऑप्शनल सॉल्व करेंगे उसका क्वेश्चन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट का आप जिसको कह सकते हैं कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स। कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। So now see the numericals, my dear students. Oh sorry, optional question number first is saying, कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज्ड है, धनावेशित है, पॉजिटिव चार्ज्ड है मतलब धनावेशित है, तो उसमें क्या हो सकती है। बहुत जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अनुसार अगर कोई पॉजिटिव चार्ज्ड है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये ऑप्शन नंबर बेटा सी है। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज सेइंग, कह रहा दो समरूप इक्वी, ठीक है ना, धातु के गोले हैं, मेटलिक स्फीयर्स हैं जिन पर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज दिए गए हैं। ठीक है ना, एक पर प्लस क्यू और एक पर माइनस क्यू, दो गोले हैं, एक पर प्लस क्यू एंड एक पर क्या बेटा माइनस क्यू। एंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो ये बता दें इन दोनों गोलों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट राइट है। क्या कि दोनों गोलों के द्रव्यमान बराबर होंगे। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट कभी राइट नहीं हो सकता है बेटा कि दोनों गोलों के द्रव्यमान क्या होंगे बराबर, दोनों के मास कभी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है ना, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, नॉट पॉसिबल। एंड सेकंड क्वेश्चन मतलब इसका सेकंड ऑप्शन, धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है कि इसका मास इसके मास से कम होगा। एक्चुअली ये रीजन है कि इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव बनाने में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें गया होगा, तो इलेक्ट्रॉन एक मासिक पार्टिकल है, सो दैट इसका जो मास होगा वो लेस होगा इसके मास के कंपैरिजन में। ओके बेटा, नाउ द ऑप्शन नंबर बी इज राइट। लेट्स सी बेटा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज आस्किंग, इट इज सेइंग दैट व्हाट इज, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इन 1 कूलाम चार्ज में हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो एवरीबॉडी नोज दैट q इज इक्वल टू n e, सो फाइंड आउट द n इज इक्वल टू q by e, दैट इज q इज 1 कूलाम, सो दैट e इज इक्वल टू 1.6 10 to the power minus 19 कूलाम। आई विल गेट दैट द 6.25 into 10 to the power 18 electrons। actually there is इतने इलेक्ट्रॉन्स इन द 1 कूलाम चार्ज। ओके, एंड द ऑप्शन number B is right now. The option number question number 4 कह रहा है कि निर्वात की विद्युतशीलता का SI मात्रक, एक्चुअली द इलेक्ट्रोपरमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम्स, इट्स यूनिट आस्किंग, सो एवरीबॉडी नोज दैट द कूलाम्स लॉ इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square। we want to find out the dimensional formula, actually unit SI unit of epsilon 0। so now here remains what is that, the epsilon 0 equals q1 q2 upon r square, and force will be comes out here, and this is k remains, epsilon 0 is equal to k has no any unit, so that the unit of epsilon 0 q1 is equal to I into t, and once again q1 is equal to I into t, and force is equal to force, and distance is equal to r square, so that gives the unit ampere into second, and square 2 times because F is equal to Newton and R square is equal to meter square, and actually asking the SI units and given in the Newtons also, so we can write now here what is that, that will be actually charge have ampere into second is equal to coulomb square per Newton meter square. This is the unit SI unit of the epsilon 0, so that the option number D is right, and this question is asking too many times in your board examination, that is 2012 and 2009. Let's see the next question. The next question is asking question number 5, that is कह रहा कुछ दूरी पर स्थित एट सम डिस्टेंस 2 इलेक्ट्रॉन्स, कुछ दूरी पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, उनके बीच कह रहा ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज रेशियो, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो पूछ रखा है, Fg/Fe आस्किंग बाय क्वेश्चन। सो बेटा
Let's now consider what will be the ratio. Actually, I know the answer, 10 to the power minus 43, only order asking, so the option number D will be correct. Now clear it. Actually, fg is equal to capital G m1 into m2 upon r square. At the same distance, fe is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 and q1 q2 upon r square. Now dividing fg by fe, my dear students, so capital G is 6.67 10 to the power minus 11. Okay, and that's now 1 upon 4 pi epsilon 0's value 9 into 10 to the power 9 coulomb square per Newton meter square. I do not want to use the units. And m1 m2, the electrons mass is equal to 9.31 into 10 to the power minus 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram. That's have a square, so don't use the unit. And now r square cancel, and q1 and q2 is equal to 1.6 10 to the power minus 19 coulomb, so don't use the unit. And now also squaring, so fg upon fv fe, on calculating this value we will get that 2.3 into 10 to the power minus 43. That is the ratio that's given in the answer at option number D. Let's see the question number 6. What is the question number 6? Question asking that plus 1 microcoulomb and plus 5 microcoulombs have two charged particles at 10 centimeter distance. The forces ratio on both. Actually, you have to understood this is the q1 charge that is given plus 1 microcoulomb, and q2 is equal to plus 5 microcoulomb. Actually, you have to understood that the distance between r actually both have. Then the ratio of the forces on both. इसके द्वारा इस पर फोर्स, इसके द्वारा इस पर फोर्स का जो रेशियो, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फोर्सेज होती हैं ये म्यूचुअली होती हैं, पारस्परिक होती हैं, ठीक है ना. एंड पारस्परिक फोर्सेज मीन टू जितना मैं आप पर उतना ये आप हम पर, सो दैट द फोर्स इज इक्वल. इफ आई कंसीडर दिस इज फर्स्ट चार्ज, दिस सेकंड चार्ज, सो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज by second is equal to the force the second charge on the second charge by first, so have equal, so we can say that 1:1 ratio. Actually the option will be D. And the very next question, question number 7, कह रहा दो आवेशों की, कह रहा कि दो समान आवेश टू इक्वल चार्जेस क्यू क्यू को जोड़ने वाली रेखा के एक मध्य बिंदु पर एक आवेश क्यू डैश रख दिया जाता है. ओके, देयर इज टू चार्जेस क्यू and another charge q dash put up and the midpoint on the midpoint, and asking कह रहा है कि कह रहा है ये तीनों आवेश संतुलन में रहे, ठीक है ना. दीज थ्री चार्जेस आर इन बैलेंस्ड. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस्ड? यू हैव टू अंडरस्टूड दिस. पहले आपको समझना होगा कि बैलेंस्ड होने के क्या मतलब है. एक्चुअली जानते हैं जब ये क्यू डैश यहाँ पुट नहीं किया गया था बेटा, तो क्यू क्यू एक दूसरे को रिपल कर रहे थे, तो रिपल कर रहे थे, भाग रहे थे वो एक दूसरे से, रन अवे. सो दैट इज नॉट स्टेबल. आफ्टर पुटिंग द चार्ज क्यू डैश, दिस सिस्टम इज स्टेबलाइज्ड. क्यू डैश को पुट करने के बाद सिस्टम स्टेबल हो गया, मतलब अब कोई भाग नहीं रहा है. दिस इज पॉसिबल. ये कब पॉसिबल है कि जितने से ये इसको क्या दे रहा था, धक्का दे रहा था. कौन? ए किसको? बी को. एफ ए बी, जितने से ए बी को धक्का दे रहा था क्यू डैश, उतने से ही इसको क्या करे बेटा, अट्रैक्ट करे. सो दैट इज एफ इस क्या कह सकते हैं, बी सी, ठीक है ना. अब मैं कह सकता हूं कि जितने से क्यू क्यू को धक्का दे रहा था क्यू डैश, उतने से ही क्यू को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करे. तो हम कह सकते हैं कि क्या है, ये स्टेबल है, ठीक है ना. ये डिस्टेंस को आर मान लेते हैं, तो मध्य बिंदु पर रखा गया तो r/2 हो जाएगा. सो वी कैन नाउ सी हियर FBC is equal to FAB, ठीक है ना. एंड नाउ लेट्स सी, इसको नेगेटिव मस्ट भी होना चाहिए, नेगेटिव होगा तभी काम बन पाएगा. तो कैसे हम लोग निकाल पाएंगे क्यू डैश की क्वांटिटी? आए FCB 1/4 pi epsilon 0 on the charge q dash, that is q dash into q upon distance is r/2 to the whole square. FAB 1/4 pi epsilon 0 q square upon r square q square cancelled by q, so that's 1/4 pi epsilon 0 cancelled. Now here remains q dash and r/2 to the whole square, it can be 4 upon r square, and that's now here q into q upon r square cancel, and q dash is equal to q/4. My dear students, actually जब तक ये निगेटिव चार्ज नहीं होगा तब तक इनको उतनी फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा. सो दैट्स नाउ q/4 विद द माइनस साइन, एंड द ऑप्शन नंबर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज करेक्ट.
नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आस्किंग व्हाट इज दैट बेटा, आस्किंग टू चार्ज्ड एक बार एयर में फिर कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक वाले मीडियम में उतने ही डिस्टेंस पर रखते हैं, कह रहा दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का रेशियो। सो देयर इज टू चार्जेस Q1 Q2 इन द एयर, नाउ द फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, दिस इज इन द एयर। एंड नाउ फिर एक बार के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर एंड आस्किंग द ratio of the forces in air and the F another medium. So now cancel out Q1 cancel out, r square cancel out, K goes to ऊपर, that ratio is K is to 1 and the option is option number is B, option number B. Yes beta. Now see the question number 9. What is saying? क्वेश्चन नंबर 9 सेइंग किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक क्या हो सकता है। एक्चुअली मैं आपको बता सकता हूं कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज इट इज गिवन, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक क्या हो सकता है, तो आपको बता दूं विद्युत रोधी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टूड, अगर कोई मीडियम विद्युत रोधी है तो Q1 और Q2 के बीच के फोर्स को कम करेगा। अगर फोर्स को कम करेगा तो बेटा F और K एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। F को जो कम करे तो K को ज्यादा होना चाहिए, और जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको उसमें सबसे अधिक K की जो वैल्यू है that is 6 provided, so option number D is correct. That question is given in the link. Next question, question number 10 is what, कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर कैरोसिन तेल में रख दें तो उनके बीच बल क्या हो जाएगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आप एयर के अलावा और वैक्यूम के अलावा कहीं भी रखेंगे तो फोर्स हमेशा क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। एक्चुअली इफ यू वांट टू नो दैट्स इट्स कैन बी F इज इक्वल टू इन एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर एंड नेक्स्ट F इन कैरोसिन। सो नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, एक्चुअली F एयर अपॉन F क्या, कैरोसिन। सो दैट इज हियर रिमेन्स K एंड आई वांट टू से टू यू दैट K have the value greater than 1, so F air upon F kerosene is greater than 1. That's now here F air is greater than F kerosene, so you can understood that kerosene में जो फोर्स है वो हमेशा कम होगा एयर के कंपैरिजन में। So the option number A is correct. Now 10 question completed in only 10 minutes. Now the next question, question number 11 कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता का मात्रक सो E is equal to F by Q. So E's unit is, E का जो यूनिट है, F का यूनिट न्यूटन एंड Q का यूनिट कूलाम एंड आल्सो वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज गिवन इन आंसर, दैट इज गिवन इन न्यूटन पर कूलाम। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 सी व्हाट इज आस्किंग, देखिए मैंने ये भी क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे रखा है, वो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट पर मीटर। एंड नाउ क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। एक्चुअली ऑप्शंस कुछ दे रहे हैं कौन सा नहीं है, तो आइए आपको बता देते हैं। 13 में ऑप्शन नंबर ए इज न्यूटन पर कूलाम, ये तो है ही है। 13 का ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टूड वोल्ट पर मीटर स्क्वायर यही नहीं है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक, तो यानी यही ऑप्शन सही है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्ट मीटर, ठीक है ना, वोल्ट पर मीटर स्क्वायर नहीं है। एक्चुअली 1 मिनट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक 13 नंबर, यस 13C वोल्ट मीटर, बिल्कुल। एक्चुअली ये दिया हुआ वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट पर मीटर, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, ठीक है ना, कौन सी तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो वोल्ट पर मीटर स्क्वायर नहीं है, ये तो है ही है।
ये नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए ये तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वोल्ट पर मीटर, ये भी तीव्रता का मात्रक है। तीसरा दे रखा है सी ऑप्शन जूल पर कूलाम, ये तीव्रता का मात्रक नहीं है क्योंकि जूल पर कूलाम बराबर वोल्ट होता है और ये विभव का मात्रक है, यही वाला ऑप्शन सही है। और डी दे रखा है जूल पर कूलाम पर मीटर, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। आपको दिखा देता हूं, डी जूल पर कूलाम पर मीटर, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। कैसे? जूल पर कूलाम बराबर वोल्ट होता है, वोल्ट पर मीटर, और ये तो होता है E बराबर V/D, तो ये तो मात्रक है। तो सब सही है, केवल एक ही गलत था। ऑप्शन नंबर सी यही वाला ऑप्शन सही हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 14C व्हाट इज सेइंग, कह रहा है एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। देखिए किसको विक्षेपित कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड उसी को विक्षेपित कर सकता है जिसपे चार्ज हो। जैसे कौन कौन? तो देख लीजिए किसको किसको एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। पहला ऑप्शन दे रखा है एक्स रेस को। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि एक्स रेस को वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित नहीं कर सकता, एक्स रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड विक्षेपित नहीं कर सकता, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है न्यूट्रॉनों को, तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, हम उसी को विक्षेपित कर सकते हैं जिस पर चार्ज हो। इलेक्ट्रिक फील्ड जिनमें चार्ज होगा उसी पर फोर्स अटेम्प्ट करके उसे क्या कर सकता है? डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो जिस पर चार्ज नहीं है उसको नहीं, तो क्यों एक्स रेस पर कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। न्यूट्रॉन्स को भी डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, न्यूट्रॉन्स के पास जीरो चार्ज होता है बेटा। अल्फा पार्टिकल्स को कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, चूंकि अल्फा पार्टिकल्स मींस द हीलियम्स का नाभिक, हीलियम के नाभिक पे 2 यूनिट्स का पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इनको विक्षेपित कर सकता है अल्फा पार्टिकल्स को। एंड गामा रेज को भी नहीं कर सकता है, आप पहले भी देख चुके हैं रेडियो एक्टिविटी में गामा रेज बिल्कुल सीधे निकल जाती है, उन पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है क्योंकि उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट होता ही नहीं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता है बेटा। सो ऑप्शन नंबर सी सही है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, ठीक है ना। बहुत छोटी सी बात है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। कह रहा है कि उन पर लगने वाले बल बराबर होंगे। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को समझना होगा, बेहद बेहतरीन क्वेश्चन है। 15 नंबर कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर अवेलेबल एट द सेम टाइम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ आस्किंग द क्वेश्चन एज द फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज दैट, कह रहा कि उन पर लगने वाले वैद्युत बल बराबर होंगे। आई वॉन्ट टू से टू यू बेटा, एक्चुअली फोर्स का क्वांटिटी इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन इक्वल नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और प्रोटॉन पर जो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। सो इनके फोर्सेज इक्वल होंगे, लेकिन किसमें? परिमाण में, केवल मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में नहीं। सो इट इज रॉन्ग आंसर, ऑप्शन नंबर बी सेइंग दैट कि उनके बलों के परिमाण बराबर होंगे। ये करेक्ट है बेटा कि इनके बलों के परिमाण बराबर होंगे, बिल्कुल इनके बलों के परिमाण बराबर हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकते हैं, लेकिन बल नहीं, चूंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। उनके त्वरण बराबर होंगे, त्वरण तो बराबर होंगे लेकिन मैग्नीट्यूड केवल, ठीक है ना। कभी भी उनके जो है डायरेक्शन सेम नहीं होंगे, सो त्वरण वाला आंसर भी गलत है। तो सबसे सही आंसर इनका कौन सा बेटा? कह रहा है कि उनके बलों के परिमाण बराबर होंगे, ये करेक्ट है। एक चीज और पूछ रखा है, क्या चीज? कि उनके त्वरणों के परिमाण बराबर होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि त्वरणों के परिमाण इसलिए बराबर नहीं हो सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास नहीं इक्वल होता। एवरीबडी नोज दैट A इज इक्वल टू F/m। तो त्वरणों का परिमाण कैसे बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि त्वरण मोशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, और मोशन जो होता है वो मास पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, और प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो इसलिए उसका एक्सेलरेशन कम होगा। एक्चुअली फोर्सेस दोनों पर, ये जरूरी नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स इक्वल हो तो उनके एक्सेलरेशन भी इक्वल हो, मास पर भी डिपेंड करता है एक्सेलरेशन, और मास प्रोटॉन का ज्यादा है तो एक्सेलरेशन उसका कम होगा। तो त्वरण के मायने बिल्कुल गलत है इस क्वेश्चन के प्रोस्पेक्ट में। केवल जो सही है वो यही है कि इनके फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Next question, question number 16 asking that एक अल्फा पार्टिकल है, उस पर 15 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलाम की इलेक्ट्रिक फील्ड में है। 15 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलाम की इलेक्ट्रिक फील्ड में है अल्फा पार्टिकल्स। एंड क्वेश्चन क्या पूछ रखा है बेटा कि उस पर लगने वाले बल का मान होगा, फोर्स क्या होगा इस पर, आपको बता देते हैं। F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होते हैं, एंड फोर्स की वैल्यू Q, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 इकाई पॉजिटिव होता है, एंड E इज इक्वल टू 15 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। सो नाउ पुट अप द वैल्यू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम। सो 15 10 टू दी पावर 4
-4 न्यूटन पर कूलाम, कूलाम कूलाम कैंसिल. सो नाउ F इज इक्वल टू 3.2 इंटू 15 मल्टी 10 टू द पावर -15 19 इंटू +4 इज इक्वल टू, सो दैट न्यूटन F इज इक्वल टू 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 45 3 48. हाँ, so that 1 0 cancel out by the point, so that is 10 to the power -15 Newton. Here writes now F is equal to 4.8 into 10 to the power -14 Newton. What is the option? I don't know. The option is A. Now the next question, question number 17, asking उस विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो 10 टू द पावर -4 सेमी रेडियस वाली, 10 टू द पावर -4 सेमी रेडियस वाली, तो इसको आप लिख सकते हैं -2 मीटर. इतने रेडियस वाली वाटर पार्टिकल को जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, सो Q इज इक्वल टू 1 E- का चार्ज है. कह रहा है वायु में स्थिर लटकी है, ठीक है ना, वायु में स्थिर लटकी हुई है. अब आप समझ सकते हैं, अगर ये स्थिर लटकी हुई है तो आप ऐसे समझ सकते हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. इसमें इलेक्ट्रॉन जैसी एक पार्टिकल है वो स्थिर लटकी हुई, मतलब इस पर जितना फोर्स ऊपर लग रखा है Q इंटू ई, उतना इसका वेट नीचे की ओर है m इंटू जी. सो दैट्स नाउ राइट हियर F इज इक्वल टू m इंटू जी एंड F इज इक्वल टू Q इंटू ई इज इक्वल टू m इंटू जी. नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग E इज इक्वल टू m इंटू जी अपॉन Q. सो E इज इक्वल टू m आपको नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, वॉल्यूम इंटू क्या होता है, डेंसिटी होती है, इंटू Q अपॉन आई एम सॉरी इंटू जी, ये जी है बेटा, ठीक है ना, अपॉन Q. एंड नाउ E is equal to V is equal to 4/3 pi r cube and r is provided to you beta, and rho is equal to 1 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube, and G is equal to, question providing this, the G is equal to 10 Newton per kilogram, and now upon Q is equal to 1.610 to the power -19 coulomb, so that kilogram cancel and r cube meter cube को खा जाएगा. if you put the value 4/3 pi is equal to 3.14 and r 10 to the power -6 meter cube and meter cube. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में काटते हैं. 10 न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब अपॉन 1.610 टू द पावर -19 कूलम मीटर क्यूब कैंसिल. सो द वैल्यू ऑफ E विल बी आंसर्ड एज क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 C. सो 2.62 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम. ओके, दिस विल बी द आंसर एज ऑप्शन नंबर C. दैट इज कंप्लीट नाउ. 2.62 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. Okay. Next question is question number 18. What is asking? Question number 18 asking, कह रहा है कि r distance पर 2 charges हैं. At the r distance there is 2 charges and 1 plus Q, 1 minus Q and minus Q rounding. Okay, rounding around this plus Q charge. So I want to say to you the force is along the towards the center and the displacements in this direction. So now work done is equal to F into D cos 90. So work done will be 0 as option number D is correct. Question number 19. कह रहा वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर और P वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल. वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर और P वेक्टर आघूर्ण, एक बहुत सिंपल सी बात है, फोर्स जो होता है F इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर डॉट. दैट इज कंप्लीट नाउ. आई ऑलरेडी प्रूव्ड दिस, मैंने इसको प्रूव भी किया है बेटा आप लोग के लिए. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 20 आस्किंग, कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा किधर होती है. एक्चुअली एवरीबडी नोज दैट P वेक्टर हैव डायरेक्शन -Q to +Q. एंड ऑप्शन नंबर करेक्ट इज option number D. This is too many times asking in your board examination. Question number 21 कह रहा है 2 माइक्रो कूलम के 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं. 2 माइक्रो कूलम के जो 2 चार्जेस हैं बेटा, प्लस 2 माइक्रो कूलम एंड -2 माइक्रो कूलम. ओहो, 2 चार्जेस हैं एंड ये एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं बेटा.
And question asking P is equal to Q into 2L. So Q is equal to any one charge 2 micrometers 10 to the power minus 6 coulomb, and 2L 3 into 10 to the power minus 2 meter. So writes now here 6 into 10 to the power minus 8 coulomb meter. What is your answer? Coulomb meter 6 into 10 to the power minus 8. Option number B is correct. Question number 21. What is question? I'm sorry, question number 22. What is asking? क्वेश्चन नंबर 22 आस्किंग, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी राशि, ठीक है ना, व्युत्क्रम वर्ग का पालन नहीं करती है, ठीक है ना, इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो नहीं करती है। एक्चुअली फर्स्ट, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज यस फॉलोज 1/r स्क्वायर रूल। सो दिस इज रॉन्ग आंसर। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही हो सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो डिपेंड करती है एक बिंदु आवेश के कारण, दैट इज 1/r⁻³ पर डिपेंड करती है। सो दिस इज करेक्ट नाउ, ठीक है ना, यही ऐसा है जो व्युत्क्रम वर्ग का पालन नहीं करती, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, एंड विभव पालन करती है और एक आवेशित गोले के कारण भी पालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव से सुदूर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरियां r हैं तो व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी बात है, ये जो क्वेश्चन नंबर 23 का सी है कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी दूर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो डिपेंड करती है 1/r⁻³ पर, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर किस पर करेक्ट कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो नाउ बेटा बाय कुमार मित्तल बुक्स द ऑप्शनल क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ, ठीक है, ऑफ दिस चैप्टर। विच चैप्टर? एक्चुअली चैप्टर फर्स्ट, कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शनल वैद्युत विभव से रिलेटेड। ओके, मैं आपको बताता हूं कहां से। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का देखते हैं, ऑप्शनल बाय कुमार मित्तल। ऑप्शनल नंबर 1, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट? E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट, यानी आपसे V पूछ रखा है, क्या होगा? सो एवरीबडी नोज V इज इक्वल टू W/Q, तो इसका जो यूनिट होगा वो जूल पर कूलॉम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आस्किंग, निम्नलिखित में से कौन सा विभव का मात्रक नहीं है? फर्स्ट कौन सा नहीं है? तो V का फर्स्ट यूनिट बेटा वोल्ट ही होता है, एवरीबडी नोज। V का सेकंड यूनिट जूल पर कूलॉम होता है, एवरीबडी नोज। इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट, जो ये सब हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है क्या? ये देखें, जूल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर कूलॉम, ये भी यूनिट है, ठीक है ना। सो ये भी हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता यूनिट इसमें से? एक ही ऐसा दिया हुआ है, क्या? न्यूटन पर कूलॉम, ये यूनिट नहीं हो सकता बेटा, ये इंटेंसिटी का यूनिट है। सो दिस इज करेक्ट आंसर, यही नहीं है, बाकी सब हैं, ठीक है। तो हमको वही बताना था जो नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है ना। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर बेटा थर्ड, व्हाट इज आस्किंग? क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है 2 प्लेट्स हैं जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंट है, उनमें 10 वोल्ट का क्या है? विभवांतर है। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंट है, दिस इज डी प्रोवाइडेड, एंड क्या का 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 10 वोल्ट का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है E इज इक्वल टू V/D। सो V इज इक्वल टू 10 वोल्ट एंड 1 into 10 to the power minus 2, so it can be 10 to the power 12 volt per meter. It is E। ये हो गया बेटा ऑप्शन नंबर कौन सा? एक्चुअली 10 वोल्ट है, तो वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू V/D, V/D 10 वोल्ट and sorry 10 volt 10 to the power 2 10 to the power 3, so that is 1000. Okay, and option number C is correct. क्वेश्चन नंबर 4 आस्किंग, व्हाट इज दैट? E इज इक्वल टू 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का R के साथ परिवर्तन होगा। V का R के साथ क्या बेटा? परिवर्तन। एक्चुअली मैं आपको दिखा देता हूं इस क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है इफ E इज इक्वल टू 0 देन V का क्या रिलेशन होगा किससे बेटा? R से। क्या रिलेशन होगा किसका? V का। एवरीबडी नोज बेटा E इज इक्वल टू -dV/dr, ठीक है ना, विभव प्रवणता से। एंड E इज इक्वल टू 0, सो
minus dv by dr. So now multiply this, dv is equal to 0. So now if we integrate the both side, dv is equal to v and नियत हम कह सकते हैं पोटेंशियल ऐसी जगहों पर जहां पर E इक्वल्स टू 0 वहां क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा, यानी हम कह सकते हैं कि v r पर क्या नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना, बहुत क्लियर सा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। I'm sorry. Next question, question number 5, asking किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल लगाने हेतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। ठीक है ना, कह रहा है कि किसी प्रोटॉन पर जो फोर्स लगेगा वो उसके भार के बराबर लगेगा, सो दैट इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई m into z. So E is equal to m into z upon q. M is provided that the mass of the proton 1.67 10 to the power minus 27 kilogram. G is also provided, that is 10 Newton per kilogram. Okay, and now Q is equal to 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. So that beta kilogram cancel out. E is equal to, it can be written as 1.04 near about to 10 to the power as minus 7, near about to answer will be Newton per coulomb. It is the option number B. And now the question number 6 of the potential. What is this? Next question is कह रहा है आर डिस्टेंट पर स्थित टू पॉजिटिव चार्जेस प्लस क्यू और माइनस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू के बीच फोर्स एफ है, एक स्थिर है दूसरा उसके चारों ओर घूम रहा है, तो कार्य होगा। बहुत सिंपल सा आंसर, वही क्वेश्चन जो भी थोड़ी देर पहले बताया, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू, ये इसके चारों ओर क्या कर रहा है बेटा, चक्कर लगा रहा है। तो आपको पता है फोर्स तो इधर ही लगना है, ठीक है, या फिर इधर लगना है, ठीक है। ये रिपल्सन यहाँ हो सकता है, अगर सेम चार्जेस तो रिपल्सन और अपोजिट चार्जेस तो अट्रैक्शन। यहाँ सेम चार्ज ले लो, क्वेश्चन में सेम चार्ज है, एंड डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, ठीक है ना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, सो 90 डिग्री एंगल, सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा, सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी cos 90 डिग्री, एंड नाउ वर्क डन इज इक्वल टू 0। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज आस्किंग, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। बहुत सिंपल सी चीज पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है। अगर आपको नहीं आता है तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलाम, कूलाम कूलाम कैंसिल, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। आप समझ सकते हैं कि ये किसका मात्रक है, वर्क का, एनर्जी का यूनिट है। सो दैट इज प्रोवाइडेड ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज कह रहा 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। वेरी सिंपल, 1 वोल्ट पोटेंशियल पर एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है बेटा, त्वरित करना है 1 वोल्ट पर, एक किसको, वो भी इलेक्ट्रॉन को। सो वर्क डन इज इक्वल टू के इंटू क्या, सॉरी, क्यू इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, 1
इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू, आई ऑलरेडी टोल्ड यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 9th, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 to the power minus 19 जूल, एंड ऑप्शन नंबर इज बी। क्वेश्चन नंबर 10 आस्किंग व्हाट इज दैट, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा एनर्जी कितनी होगी। बहुत सिंपल सी बात है, अगर 5 वोल्ट से अगर आप V इज इक्वल टू 5 वोल्ट लगाते हो तो जो एनर्जी होगी वो E इंटू 5 वोल्ट, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर यस बेटा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 आस्किंग एक दूसरे से 0.5 मीटर डिस्टेंट 2 पॉइंट्स में 50 वोल्ट का क्या है बेटा, विभवांतर है। दिस इज 50 वोल्ट का विभवांतर है, ठीक है ना, एंड 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर है। ओके, एंड आस्किंग 2 कूलाम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन, ठीक है ना, कह रहा है एक 2 कूलाम के चार्ज को यहां से वहां तक ले जाने में वर्क डन पूछ रखा है। मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू इज इक्वल टू 2 कूलाम, वर्क डन इज इक्वल टू 50 वोल्ट, सो दैट इज द 100 कूलाम वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलाम, सो दैट इज 100 जूल, एंड व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी द डी नंबर ऑप्शन। And next question number is 12. What is asking 0.45, first you have to understood 0.45 मीटर त्रिज्या की एक अचालक वलय की परिधि पर एक समान रूप से वितरित कुल आवेश, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। पहले आप इस चीज को देख लें, क्या कह रहा है, 0.45 मीटर त्रिज्या की एक अचालक वलय की परिधि पर एक समान रूप से वितरित कुल आवेश 2 × 10 to the power -10 कूलाम है, ठीक है ना। दिस इज प्रोवाइडेड दैश जो कुल चार्ज है 2 × 10 to the power -10 कूलाम, ओके, एंड 0.45 मीटर रेडियस है, ए इज इक्वल टू 0.45 मीटर रेडियस है, ठीक है ना। कह रहा है कि 2 कूलाम के चार्ज को अनंत से वलय के कहाँ तक ले जाने में, केंद्र तक ले जाने में वर्क डन होगा, ठीक है ना। 2 कूलाम के चार्ज को कहां से, अनंत से वलय के कहां तक ले जाने तक, सेंटर तक ले जाने में क्या पूछ रखा है, आपसे पूछ रखा है बेटा क्या, वर्क डन। तो सबसे पहले मैं आपसे क्या चीज कहूंगा कि आपको करना क्या चीज होगा कि आपको सेंटर पर पोटेंशियल निकालना होगा। सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा 1/4πε0 q बाई कितना होगा, r, ये सेंटर पर होगा, ठीक है ना। और आपको लेकर आना है अनंत से किसको, ये मान लीजिए अनंत यहां पर है, मान लीजिए यहां पर अनंत है, यहां से आपको 2 कूलाम के चार्ज को सेंटर तक लाना है, तो ठीक है। और अनंत पर आपको पता है पोटेंशियल 0 होता है, सेंटर पर आप पोटेंशियल पता कर लो 9 × 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, एंड q इज इक्वल टू कितना, 2 × 10 to the power, आई एम सॉरी दिस इज q डैश, अडॉप्ट कर लीजिए q डैश, 2 × 10 to the power, या इसी को q मान लीजिए, इसको q डैश अडॉप्ट कर लीजिए। सो 2 × 10 to the power -10 कूलाम, एंड डिस्टेंस यहाँ 4.45 मीटर, 0.45 मीटर, 1 मीटर कैंसिल आउट, 1 कूलाम कैंसिल आउट, 10 हटा दीजिए, ठीक है ना। एंड इसको आप प्लस कितना कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 9 5 से कितना होता है, ये होता है। अब आप देख लीजिए इसको 2 कर दीजिए इसको, एंड 10 to the power 9, एंड दिस इज द 10 to the power -8, सो 10 to the power 1 रिमेन्स हियर, एंड अपॉन 5 रिमेन्स, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल पर कूलाम, एंड 5 2 जा, सो दैट इज 2 2 जा 4 जूल पर कूलाम। सो जो सेंटर पर आपको इतना मिल गया वो 4 जूल पर कितना मिल गया बेटा, कूलाम मिल गया, ठीक है। अब सोचने की बात यह है कि आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो सबको पता है जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस मल्टी चार्ज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आप देख लें, पोटेंशियल डिफरेंस अनंत से लेकर यहां तक आए हैं तो कैसे कहेंगे, V सेंटर -V अनंत और मल्टी चार्ज। अब आप देख लें V सेंटर पर 4 वोल्ट है -0 एंड चार्ज 2 कूलाम, दैट इज 4 2 8 जूल वर्क डन। आपको 8 जूल वर्क करना पड़ेगा। सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Question number 12, option number B is correct. Option number B is correct now. Next question, question number 13.
व्हाट इज आस्किंग, एक समान वैद्युत क्षेत्र में 3 कूलाम के आवेश पर 3000 न्यूटन का बल लगता है, ठीक है ना। एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड 3 कूलाम की चार्ज पर बेटा जो फोर्स लग रखा है 3000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ओके, एंड देन क्वेश्चन सेइंग वैद्युत क्षेत्र में परस्पर 1 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। एक्चुअली क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है, कह रहा 1 सेंटीमीटर डिस्टेंट 2 प्लेटेज हैं, कह रहा इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। एक्चुअली हम जानते हैं E इज इक्वल टू V बाई डी होता है एंड V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है एंड यू नो बेटा E इज इक्वल टू क्या होता है F बाई क्यू होता है, ठीक है, एंड दैट्स नाउ मल्टी डी, सो F इज इक्वल टू 3000 न्यूटन एंड Q इज इक्वल टू 3 कूलाम, D इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। नाउ what is this, V is equal to 1000, that means 10 वो न्यूटन मीटर जूल पर कूलाम, that is 10 जूल पर कूलाम is volt, so option number is a correct। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्या है कि हंसाता नहीं हूं मैं ना, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, आप लोग बहुत बार इस चीज़ को सोचते होंगे कि जो सर क्लास में इतने यूज़फुल हुआ करते थे वो कैसे इतना सीरियस पढ़ाते हैं। एक्चुअली जब बच्चे सामने होते हैं तो ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन जब क्या है कि खुद ही पढ़ाना हो, खुद ही पढ़ना हो तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। जब लाइव जुड़ने लगेंगे आपसे, आप लोग जब फटाफट 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देंगे तो ये भी होने लगेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्हाट इज सेइंग 14 नंबर क्वेश्चन, एक पॉइंट से 0.2 मीटर डिस्टेंस स्थित सेकंड पॉइंट को 20 कूलाम चार्ज को ले जाने में 2 जूल वर्क डन होता है, ठीक है ना। ये देख लीजिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 0.2 मीटर है एंड 20 कूलाम चार्ज को मुझे लेकर जाना है यहाँ से यहाँ तक, और ले जाने में जो वर्क डन हो रखा है बेटा वो कह रहा है 2 जूल वर्क डन हो रहा है, ये कह रखा है। फिर क्या पूछ रखा है कि बिंदुओं के बीच विभवांतर, ठीक है ना, इन पॉइंट्स के बीच आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रखा है ये आपको। तो मैं तो बहुत क्लियर सी बात जानता हूं, व्हाट इज वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन इज 2 जूल एंड चार्ज जिसको आप लेकर गए 20 कूलाम, सो दैट इज 0.1 वोल्ट, जूल पर कूलाम इज इक्वल टू वोल्ट। सो ऑप्शन नंबर what is option number D, option number D is correct। and now question number 15, what is asking, question number 15 asking, कह रहा है 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज हैं जिन पर सब पर 1 कूलाम 1 माइक्रो कूलाम का चार्ज है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2 समान धनावेशित बिंदु आवेश जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रो कूलाम का चार्ज है, प्रत्येक पर 1 माइक्रो कूलाम का चार्ज है, 1 माइक्रो कूलाम, ओके, एंड ये एक दूसरे से बेटा 1 मीटर के डिस्टेंट है, 1 मीटर के डिस्टेंट पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है इनकी स्थितिज ऊर्जा U पूछ रखा है। मैं तो बहुत सिंपल जानता हूँ, स्थितिज ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 एंड Q2 अपॉन R, U इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर मल्टी 1 माइक्रो 10 टू द पावर -6 कूलाम, 2 बार करना पड़ेगा, स्क्वायर कर दीजिए इसी वक्त कूलाम का भी। आप देख लीजिए R जो डिस्टेंस है इसके बीच 1 मीटर, सो बेटा 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, कूलाम से 1 कूलाम कैंसिल, कूलाम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 9 इंटू 10 टू द पावर 6 12 12 में -3, ठीक है ना। न्यूटन मीटर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, जूल हो जाएगा। 9 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल आ रखा है। 9 इंटू 10 टू द पावर, ये तो बहुत सिंपल था, ये करेक्ट है ऑप्शन नंबर C, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज 8 एंड 12 माइक्रो कूलाम के 2 पॉजिटिव चार्ज है बेटा जो एयर में 10 सेंटीमीटर पर है। 8 माइक्रो कूलाम एंड 12 माइक्रो कूलाम 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, ओके। एंड कह रहा है कि इनको 4 सेंटीमीटर करीब लाने में, इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में वर्क डन क्या होगा। इनको 4 सेंटीमीटर करीब लाना है, मतलब बस अब इनके बीच डिस्टेंस कितना रह जाए,
4 सेंटीमीटर। तो कितना वर्क डन हुआ, डेल डब्ल्यू। बहुत सिंपल है, पहले देखो यहाँ पर थे, फिर यहाँ से यहाँ ले आया गया, तो पहले आप यहाँ पर निकाल लो एनर्जी, कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान, जब पहले इतने डिस्टेंस पर थे तो इसको R मान लो, R, और यहाँ तक लाने तो ये पहले था, फिर बाद में जब आप यहाँ तक ले आए तो कितना होगा Q1 Q2, मान लेते हैं R कितना डैश, ये वाला डिस्टेंस R डैश, ये वाला। सो फाइनल माइनस क्या इनिशियल, डेल्टा W 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 will be common and also Q1 Q2 common, so 1/R dash minus 1/R, डेल्टा W Q1 8 Q2 12 माइक्रो 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 वैल्यू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, एंड नाउ 1/R dash is equal to 1/4 and minus 1/10। ओके, एंड आल्सो बेटा सेंटीमीटर, सो मैं उसको बाद में 10 to the power minus 2 कर दूंगा, ये मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए कितना इजी हो गया ये डेल्टा W। ठीक है, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 × 8 = 96 हो जाएगा, गुणे 9 हो जाएगा, एंड -12 + 9 -3 हो जाएगा, एंड +2 हो जाएगा, जब -2 पर जाएगा तो, एंड 1 मीटर कैंसिल आउट, न्यूटन मीटर जूल हो जाएगा, एंड मल्टी 1/4 में ये हो जाएगा कितना 4 और 10 का 20 हो जाएगा, 4 5 = 20 एंड 10 2 जा, सो दैट इज 3 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 3/20 हो जाएगा, तो ये 96 मल्टी 9/20 मल्टी 3 हो जाएगा, एंड 10 to the power -1 हो जाएगा, एंड जूल हो जाएगा। सो इस विल बी आल्सो 1 अगेन -1, सो दैट्स नाउ दैट इज 48 मल्टी 9 and now multi 48 मल्टी 9, व्हाट इज दिस 3 कहाँ से आया ये, मुझे तो क्लियर नहीं हो रहा है, कहाँ से आया ये 3 96 48 9, ये 3 कहाँ से आया, ये जल्दी से मुझे क्लियर करो भाई। ओह 3 रहेगा, यस 48 मल्टी 9 एंड मल्टी 3 एंड 10 to the power -2 जूल। सो 48 मल्टी 9 3 × 27, ओके, and 10 to the power -2 जूल। सो मल्टीप्लाई दिस 27 3 81, सो 27 3 81, 27 कितना 27 × 48 कर लेते हैं, 48 मल्टी 27 8 जा कितना हो जाएगा 8 7 56, 8 2 16, 5 21 बचा, फिर 27 चौको 27 81, तो 27 चौको 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, 27 4 7 108, ठीक है ना, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 2 10, 8 1 9 10 2 12 129 मतलब 1200 कितना हो गया, लगभग 96 हो गया, ठीक है ना, 1296। ओ देयर इज अ फॉल्ट, 1296, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए 16 का डी, 576, कहीं कुछ फॉल्ट हुआ, फिर से करना पड़ेगा। एक्चुअली बेटा बात ये थी कि इनको जब 4 सेंटीमीटर और करीब लेकर आया गया तो जानते 4 सेंटीमीटर तक करीब नहीं लाया गया, हम लोग ये चीज छोड़ रहे थे, 4 सेंटीमीटर तक करीब नहीं लाया गया, बल्कि इनको और 4 सेंटीमीटर करीब लाया गया, मतलब कि पहले 10 सेंटीमीटर दूर थे, अब 4 सेंटीमीटर और करीब ला दिए, तो अब कितने सेंटीमीटर दूर हो गए 6 दूर हो गए, बस इतनी सी ही बात थी। अब आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं सारी, यानी R डैश हमारा 6 हो जाएगा, यानी अब मैं कह सकता हूँ Q1 Q2 कितना 8 × 12 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर
एंड जो वैल्यू होगी 4πε0 की 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब आप रख सकते हैं 1/r-6 माइनस 1/10 एंड इसको सेंटीमीटर को किसमें बदलने के लिए, मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 हो गया। अब ये मीटर हो गया। अब 1 मीटर से 1 मीटर आप कैंसिल कर सकते हैं। अब आप इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, वो होगा 12×8 = 96 × 9 और उसके बाद गुणे कितना हो जाएगा -12 + 9 10 घाते माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा। आप देख लीजिए ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब जो 1/6 माइनस 1/10 बचा तो 6 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, नहीं 30 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। 6 पंचे 30, ठीक है ना। 5 - 3 हो जाएगा एंड क्या बचा, न्यूटन मीटर बराबर जूल बचा। आप देख लें, आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 दहम्मा 30 एंड 3 तिरिक्का कितना 9, उसके बाद 96 गुणे 3 और दुनाई कितना होता है 6 होता है, ठीक है ना। उसके बाद गुणे 10 की घाते, ठीक है ना, ये माइनस ये हो जाएगा कुछ नहीं, ये भी 0 से -1 और ये -3 -1 -4 और -4 और 2 कितना हो जाएगा बेटा -2 हो जाएगा, ये जूल हो जाएगा। ये 6 × 36 6 × 9 54 576 गुणे 10 की घाते -2 जूल, यानी आप इसको 5.76 जूल कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नाउ अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक पॉजिटिव चार्ज को एक निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है। कह रहा है एक पॉजिटिव चार्ज को एक निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में V1 से अगर आप V2 लेकर जाते हो और निम्न से उच्च की ओर लेकर जाते हो तो क्या पूछ रखा है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं क्या चीज बेटा, स्थितिज ऊर्जा कार्य ऊर्जा है और कार्य अगर ऊर्जा है तो इसमें जरा सा लिखते हैं एक चीज, निम्न विभव को हम नेगेटिव मान सकते हैं, उच्च विभव को हम क्या मान सकते हैं पॉजिटिव मान सकते हैं। और पॉजिटिव को अगर आप इधर से इधर ही लेकर जाओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी बेटा बढ़ेगी, हर हाल में बढ़ेगी, ठीक है ना। सो ये भी आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का बेटा ए। एंड देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या आपसे पूछ रखा है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बहुत सिंपल सी बात है, U/R मैं आपको बता चुका हूं, U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड मैं बता चुका हूं नेगेटिव मान, ठीक है। अगर आप निकट लेकर आओगे तो R कम होगा तो U क्या होगा बढ़ेगा, लेकिन अगर U बढ़ेगा बेटा वो भी नेगेटिव मान में, यानी एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए ही ए, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉन को दूसरे, अब पहली चीज देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को अगर प्रोटॉन के साथ ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा क्या कि बढ़ेगा तो लेकिन नेगेटिव मान में, ठीक है ना, यानी घटेगा किस मान में पॉजिटिव में, यानी एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने पर स्थितिज ऊर्जा घटती है। लेकिन अगर कहीं यही दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए होते, पहला भी इलेक्ट्रॉन दूसरा भी इलेक्ट्रॉन, या दोनों क्या हो गए होते धनावेशित हो गए होते, तब आप जब पास लाते तो आपको रिकल्सन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती बढ़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आस्क व्हाट इज, कह रखा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 10 सेंटीमीटर साइड की एक ट्राइंगल है, एवरी कॉर्नर पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 10 सेंटीमीटर साइड है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी U, बहुत सिंपल सी बात है कि आप इसकी निकालो प्लस इसकी तीनों को ऐड कर दो, यानी हम कह सकते हैं ABC, UAB, UBC, UCA। मेरा मानना सब इक्वल है, तो आप एक काम करो, एक का निकाल के 3 टाइम्स कर दो, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R मल्टी 3 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर मल्टी
3 टाइम्स इंटू Q1 Q2 कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 टू दी पावर -12 कूलम स्क्वायर एंड डिस्टेंस इज 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल एंड 9 3 = 27 एंड बेटा -12 एंड +9 विल बी -3 एंड -3 गोज टू ऊपर एज and 10 to the power -12 plus 9 -3 and when -2 goes to upper and +2 and +10 against -1 so that is इतना हो गया। अब उसके बाद फिर क्या चीज कहते हैं कि ये हो गया न्यूटन मीटर बराबर कितना जूल। सो हुआ कितना ये चीज Q1 Q2 अपॉन R 10 सेंटीमीटर ही पर तो थे कि ठीक है। So 10 to the power 10 centimeter that's mean -1, this is -1 so this is +1 ठीक है। that is given करेक्ट तो है ये 9 10 to the power 9 मीटर पर कूलम स्क्वायर Q1 Q2 ये हो गया 3 10 to the power 10 20। इसको तो मैंने कैलकुलेट किया ही नहीं, बिल्कुल परफेक्ट 2 हो गया, यानी सब कट जाएगा, यानी 27 जूल, यानी ऑप्शन विल बी सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 20? एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, ओहो बहुत सिंपल सी चीज है, मैं आपसे ऑलरेडी बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस 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 माइनस, इलेक्ट्रॉन अगर परपेंडिकुलर जाएगा तो पथ कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा, परवलयाकार हो जाएगा। ऑप्शन की बात कर लेते हैं इसकी, तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। अब क्या कह रखा है, कह रहा है क्षैतिज दिशा में गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक ऐसे स्थान पर प्रवेश करता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। यानी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सब कुछ वही है, ठीक है ना, बहुत सिंपल। एक क्षैतिज दिशा में गति करता हुआ एक इलेक्ट्रॉन एक ऐसे स्थान में प्रवेश करता है जहां ऊर्ध्वाधर दिशा में एक समान वैद्युत क्षेत्र है। वही सिंपल सी चीज है बेटा, वैद्युत क्षेत्र एक समान है ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक है ना, एंड इलेक्ट्रॉन क्षैतिज रखा है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कैसा होगा, परवलयाकार होगा। सेम क्वेश्चन, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर जो सही है वो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं बेटा। क्या चीज कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समविभवी पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है? किसी पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है, समविभवी पृष्ठ में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, कोई विभव अंतर होता ही नहीं, दोनों सेम होते हैं। फिर कह रहा है वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के सर्वथा लंबवत होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। समविभवी पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाएं हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती, करेक्ट है। पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर कोई कार्य नहीं करना होता, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। कह रहा है समविभवी पृष्ठ सदा गोलाकार होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि समविभवी पृष्ठ हमेशा क्या होता है, गोलाकार होता है। बहुत सारे ऐसे सरफेस होते हैं जो समविभवी होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो कैसे हो, गोलाकार हो, ठीक है। जैसे आपको बता दें, दो प्लेटें हैं, प्लस और क्या बेटा, माइनस। अगर आप इसमें एक ऐसे पृष्ठ खींच देते हैं तो आपको बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए कि ये भी समविभवी पृष्ठ ही है, ये, ठीक है ना, यद्यपि ये गोलाकार नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग मिलते हैं बेटा एक और क्वेश्चन के साथ। क्या कह रहा है, दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला बल अनुक्रमानुपाती होता है। मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, 23 नंबर क्वेश्चन। दो द्विध्रुव अगर रखे हैं तो इनके बीच जो फोर्स होगा वो 1/r⁴ के अनुक्रमानुपाती, यानी r⁴ के, ठीक है ना। मतलब अगर ऊपर ले जाएं r को तो -4 के नीचे ही रहेगा, तो r⁴ के, ठीक है ना। ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बेटा, डी। ये आपके सारे ऑप्शनल कंप्लीट हो गए। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स वीडियो मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।